संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बदलावों की मांग पर अड़ा भारत अब लगातार दुनिया भर का समर्थन जुटा रहा है। अब हाल ही में ब्रिक्स देशों के समर्थन के बाद भारत ने G4 देशों का समर्थन भी जुटा लिया है। सबसे जो टॉप प्रायोरिटी वो देना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि भारत की परमानेंट मेंबरशिप होनी चाहिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। ये वो समझते हैं कि ये उनकी एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है, वो उनको ये करनी ही करनी है। इसी से भारत जो है वो एक रिलायबल, ट्रस्टेड और पार्टनर दुनिया का बन सकता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए, ये बात अमेरिका कह चुका है और अब अमेरिका के बाद ये बात कह दी है फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रोन ने। एमेनुएल मैक्रोन ने कहीं और नहीं बल्कि संयुक्त राष्ट्र के मंच से ये बात कही और पूरी दुनिया में इस बयान के आने के बाद से हड़कंप मच गया है। कुल हालात इसी सूरत-ए-हाल के माज हैं और ये क्लियर कट है कि G4 ममालिक की काफी अरसे से कोशिश करें कि 6 परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए। 2 अफ्रीकी ममालिक भारत, जापान, ब्राजील और ये 4 ममालिक जो हैं ये चाह रहे हैं, जर्मनी, ये चाह रहे हैं कि हमें परमानेंट रिप्रेजेंटेशन दी जाए। अगर भारत परमानेंट रिप्रेजेंटेशन हासिल कर लेता है इस्लामिक काउंसिल में तो उसके पास वीटो की पावर होगी और फिर हमें कश्मीर को भूल जाना पड़ेगा। बिल्कुल, हमारी सर्वाइवल के लिए हमने जो ग्रुप बनाया है यूनाइटेड फॉर कंसेंसस। लेकिन अब इंडिया पूरी दुनिया को दिखा रहा है कि आर्टिकल 370 रिमूव होने के बाद जम्मू कश्मीर में कितनी डेवलपमेंट हुई और किस तरह इंडिया वहाँ पे इलेक्शन करवा रहा है। हमारी मेहनतों काविशों का सिला है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं कि जिस भी मुल्क जाएं तो लोग शक्ल देखकर पहचान जाते हैं कि हम मांगने आए। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ 7 रोजा दौरे पर अमेरिका पहुंच चुके हैं। जैसे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ अमेरिका पहुंचे तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अमेरिका से वापसी भारत की तैयारी में मसरूफ थे। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को मिले बगैर ही भारत वापस रवाना हो गए। लेकिन अगर हम बात करें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की, तो जिस तरह इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का अमेरिका में इस्तकबाल किया गया वो हमें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का देखने को नहीं मिला, ना ही पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का रेड कारपेट। दोस्तों, एक चीज सामने आई है कि टर्की के जो प्रेसिडेंट हैं रजब तैयब एर्दोगान, वो हमेशा कश्मीर का जिक्र यूनाइटेड नेशंस में किया करते थे जनरल असेंबली में। इस दफा उन्होंने नहीं किया। क्या वजह है? बाकी ममालिक भी जो हैं वो अब जिक्र नहीं करते। पर्टिकुलरली अगर आपको याद हो, जब 2019 में इंडिया ने जो कश्मीर का एक स्पेशल स्टेटस था वो रिमूव कर दिया, तो टर्की के वजीर आज़म ने उस वक्त शोर मचा दिया, कबूल किया। ताउन पर सऊदी अरब, चीन और मुत्तहिदा अरब अमारात के शुक्रगुजार हैं। शहबाज शरीफ ने जनरल असेंबली में रजब तैयब एर्दोगान की तकरीर की तारीफ की। नहाई पुरजोश तकरीर थी और जिस तरह उन्होंने गाज़ा और फ़लस्तीन का मसला बयान किया, मैं समझता हूँ कि पूरे हॉल में जितने भी लोग मौजूद थे तो शहबाज शरीफ जो हैं वो कह रहे थे मेरी बड़ी ज़बरदस्त मुलाकात हुई है रजब तैयब एर्दोगान से, हमने फ़लस्तीन का जिक्र किया, हमने गज़ा का जिक्र किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि उन्होंने कश्मीर का भी जिक्र किया। जो स्पीच तैयब एर्दोगान ने यूनाइटेड नेशंस में की है उसमें कश्मीर का जिक्र। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का बयान सामने आया जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि हर जगह से इनका मजाक ही उड़ाया गया है। मायूसी झलक रही है क्योंकि तुर्की पाकिस्तान के बहुत ही करीबी दोस्त था और अब उसने भी कश्मीर मुद्दे पर इनका साथ नहीं दिया है। दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बहुत ही उम्मीद था कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में कश्मीर मुद्दे पर तुर्की बात करेगा, लेकिन हुआ है कि तुर्की ने इस पर कुछ नहीं कहा, जबकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बहुत ही ज्यादा उम्मीद लगाए बैठे थे तुर्की के राष्ट्रपति से। लेकिन तुर्की ने कश्मीर पर कोई जिक्र नहीं किया क्योंकि तुर्की को समझ में आ गया होगा कि भारत के साथ दोस्ती करने में ही भलाई है और भारत के साथ अपने संबंध सुधारना चाहता है, क्योंकि मोदी जी के कूटनीति और भारत की ताकत इतनी मजबूत है कि कोई भी देश अब बिना सोचे समझे कश्मीर मुद्दे पर नहीं बोलता। आपको याद ही होगा कि जब तुर्की में भूकंप आया था तो उनकी जान बचाई थी हमने। भारत ने मानवता को दिखाते हुए तुर्की की मदद की और उन लोगों की जान बचाई अपनी जान पर खेलकर। लेकिन फिर भी तुर्की ने सबसे पहले कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का ही साथ दिया था और भारत का विरोध किया था। तो शायद हो सकता है कि भारत का एहसान नहीं भूल पाया होगा, इस वजह से वह पाकिस्तान
पाकिस्तान का साथ छोड़ रहा है, और दूसरी वजह यह भी हो सकता है कि तुर्की ब्रिक्स में शामिल होना चाहता है और इसके लिए भारत का साथ बहुत ही जरूरी है। यही कारण है कि तुर्की अब कश्मीर मुद्दे पर चुप है और पाकिस्तान का साथ नहीं दे रहा है। चलिए देखते हैं कि पाकिस्तान इसके बारे में क्या कुछ कहते हैं। औपचारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बदलावों की मांग पर अपनी फाइनल मोहर लगा दी है और अब बारी G4 की थी, सो अमेरिका में विदेश मंत्री जयशंकर ने ये भी कर दिखाया। और इसके अलावा भारत की जो लीडरशिप है वो चाहती है कि उनका जो दुनिया का व्यू है वो ह्यूमन सेंट्रिक है। गो के वो कहते हैं ये दुनिया का व्यू ह्यूमन सेंट्रिक है, इसका मतलब ये है कि वो प्राइमरीली नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी को अहमियत देते हैं, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी को अहमियत नहीं देते। लेकिन एक ये चीज़ याद रखें कि जो इस तरह का जो व्यू होता है उसमें फिर आप मिलिट्री बिल्डअप नहीं कर रहे होते, क्योंकि आप तो ह्यूमन सेंट्रिक चीज़ें देख रहे हैं, इंसानियत को जो आइडियलिज्म के ज़रिए चीज़ें देख रहे हैं। लेकिन वो आइडियलिस्टिक फॉरेन पॉलिसी तो है ही है, लेकिन असल में उनकी रियलिस्टिक फॉरेन पॉलिसी है विच इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ रियलिज्म। और वो कहते हैं जी हम दुनिया में कंसेंसस बिल्डर होंगे, हम दुनिया में ग्लोबल साउथ की आवाज़ बनेंगे। ये वो कहते हैं कि भारत जो है वो उसकी जो पोजीशन है ग्लोबल साउथ के अंदर वो इस तरह की होगी कि और वो सारी की सारी उसमें जिसे कहते हैं ना कि जो हिंदू वैल्यूज़ हैं, जो इंडियन वैल्यूज़ हैं, उसको वो लेकर के चलेंगे। और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके बाद ये है कि भारत जो है वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर भारत बनना चाहता है। और उसमें जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर भारत है कि जहाँ पे भी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिज़ास्टर रिलीफ ऑपरेशंस करने पड़ते हैं, पर्टिकुलरली आपको इस तरह के ऑपरेशन जो हैं वो इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन के अंदर करने को मिलेंगे, बिकॉज वहाँ पे ऐसे जैसे मसले हैं, आपने देखा होगा सुनामीज आते हैं, बहुत सारी और चीज़ें जो हैं। सो वो जब भारत ये कहते हैं कि हम ह्यूमन सेंट्रिक पोजीशन लेंगे, तो इसीलिए वो ग्लोबल साउथ की बात करते हैं, इसीलिए वो कहते हैं जी फर्स्ट रिस्पॉन्डर होगा भारत। ठीक है जी। और जैसे मैंने आपको कहा कि वो कह रहे हैं कि हमने परमानेंट मेंबर बनना है सिक्योरिटी काउंसिल का, और साथ में वो कहते हैं क्योंकि हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं, भारत जो है वो मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। मुझे वैसे इस सेंटेंस की समझ नहीं आई कि इंडिया कैसे अपने आप को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहता है। इंडिया लार्जेस्ट डेमोक्रेसी तो ज़रूर है, लेकिन ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी ये कैसे है? शायद वो समझते हैं कि क्योंकि हम बड़ी तादाद में हैं, हम दुनिया में हर जगह मौजूद हैं, हमारे लोग अमेरिका में हैं, हमारे लोग बरतानिया में हैं, ज़ाहिर बात है ये जितने भी इंडियन ओरिजिन के लोग इन मुल्कों में हैं वो पर्टिकुलरली एक रिलीजियस आइडेंटिटी से कनेक्टेड है इंडिया के साथ। ठीक है जी। और ये चीज़ें जो हैं वो इसीलिए वो शायद वो कह रहे हैं। देन फिर वो अपनी बात कर रहे हैं कि अपने डियास्पोरा को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। वो समझते हैं कि जितना हमारा डियास्पोरा एम्पावर्ड होगा, ठीक है जी, और जितना ज़्यादा हमारा डियास्पोरा कनेक्टेड होगा, ठीक है, तो उतनी ज़्यादा जो सिविलाइजेशनल वैल्यूज़ हैं, ठीक है, यानी कि इंडिया का जो सिविलाइजेशनल स्ट्रक्चर है, जो सिविलाइजेशनल वैल्यूज़ हैं, वो उतनी ज़्यादा दुनिया में जा सकेंगी, और विजडम और जो ट्रेडिशनल नॉलेज है वो दुनिया में जाएगा जो भारत का है। सो ये बेसिकली वो तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो करना चाहते हैं, और इसको वो जो विश्व बंधु का जो स्पिरिट है उसके ज़रिए करना चाहते हैं, और अपने नेशनल इंटरेस्ट को भी प्रमोट करना चाहते हैं। सो ये आप देखें कि जो भारत का वो जिसे कहते हैं ना, ये एक फ्रेमवर्क है। देन भारत जो है वो टेररिज्म को बड़ी अहमियत देते हैं। वो कहते हैं हमें ग्लोबल कंसेंसस क्रिएट करना है। अब ये जो ग्लोबल, आपको पता है इंडिया का जो टेररिज्म का जो लेंस है दैट इज़ देयर फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ जो ट्रांसनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पर्टिकुलरली वो यूनाइटेड नेशंस का जिक्र करते हैं कि जितने भी मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशंस के, उनके साथ मिलके एक कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन अगेंस्ट इंटरनेशनल टेररिज्म और ऐसी जो कम्बैटिंग टेररिज्म के हवाले से